ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो चला है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। पिछले कई महीनों से जिस वक्फ संशोधन बिल की चर्चा हो रही है, उसको संसद में पेश करने का समय अब तय कर दिया गया है। कल दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में 8 घंटे इस बिल पर चर्चा होगी और इसके बाद बिल पास कराया जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस ने बिल को लेकर अपने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया है, लेकिन संसद में बिल पेश होने से पहले विवाद शुरू हो गया। विपक्ष इस बिल को असंवैधानिक बता रहा है, इसे वक्फ बर्बाद बिल बता रहा है। वहीं सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि वक्फ को लेकर यह अब तक का सबसे बड़ा सुधार होगा। दूसरी तरफ सड़क पर भी इस बिल को लेकर शोरगुल मचा हुआ है। कल जिस तरह ईद के दिन काली पट्टी बांधकर नमाजियों ने विरोध किया, उससे यह साफ हो गया है। आज महादंगल की बहस इसी मुद्दे पर करने वाले हैं। सवाल यह है कि वक्फ बिल पर कल संसद में क्या होगा? क्या सरकार के पास नंबर का पूरा इंतजाम हो गया है? क्या नीतीश और नायडू जैसे सहयोगी बीजेपी के साथ पूरी तरह से जाएंगे या फिर नीतीश कुमार अभी कुछ और मन बनाएंगे? विपक्ष बिल को लेकर क्या करेगा? सदन से वॉकआउट करेगा, विरोध करेगा या फिर क्या रहेगी स्थिति? सवाल यह भी है, क्या सीएए की तरह वक्फ बिल को लेकर भी बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसा कि सरकार दावा कर रही है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले किस तरह से वार पलटवार किया गया है इस मुद्दे को लेकर, सुनिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं। 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया। 8 घंटे चर्चा का समय दिया है, जिसको बढ़ाया जा सकता है। अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं, तो मैं रोक नहीं सकता हूँ उसको। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो, किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हो। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार की तायद करेंगे। 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास, क्या जवाब देंगे उनको? चाहे ओवैसी हो, चाहे सपा कांग्रेस या कोई माइनॉरिटी संगठन हो, मैं चुनौती देता हूँ, ये कह दें कि वक्फ की बेहतरी के बजाय नुकसान है। सदन से त्याग करें। जितने संशोधन दिए थे सरकार ने एक परीक्षा होनी है। मिस्टर जेडीयू, मिस्टर टीडीपी और जो छोटे छोटे दल मलाई खा रहे हैं, उनकी परीक्षा। वक्फ बिल पहली बार नहीं आ रहा है। पास्ट में कोई बात है, उस पर कोई आंच नहीं आई। ये हम लोगों ने जरूर, हमारी पार्टी ने कहा था, मुझे लगता है जरूर जो कमेटी है, सरकार है, इसको ध्यान में रखें। 2009 में तुम कह रहे हो रहमान कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है, उसके आधार पे हम अनाधिकृत कब्जा जो है वक्फ संपत्तियों पे, उसको हटवाएंगे। वक्फ वालों ने कब्जा कर लिया है लोगों की जमीन, इसीलिए इनका नाम भारतीय जुट खपर है। और इस वक्त किसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करने जा रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि 2025 से पहले की संपत्तियां वक्फ की ही रहेंगी। वक्फ की संपत्ति पर विवाद तो दावा नहीं होगा। जमीन दान करने वालों की जांच की जाएगी। दानकर्ता 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है, धर्म बदलवाकर जमीन हथियाने पर लगाम लगाई जाएगी। इसमें से कुछ वो मांग हैं जो जेडीयू की ओर से किए गए थे, जैसे कि 2025 से पहले की जितनी भी संपत्तियां हो वो वक्फ की ही रहें। इस संशोधन को लेकर बाकायदा जेडीयू के नेताओं के बड़े बयान भी सामने आए थे। अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, कुछ ऐसी मांगे लग रहा है सहयोगियों की ओर से जो की गई थी, क्या उसको माना है सरकार ने और क्या बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है अंकित? बिल्कुल चित्रा, देखिए इस मामले पर जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी तो उस दौरान तमाम तरह के सुझाव आए थे, और जो एक सबसे बड़ा जिसको लेकर के चर्चा हुई थी या जिसको लेकर के जो है विवाद चल रहा था, कमेटी की बैठक के दौरान भी हंगामा हो रहा था, वो ये था वक्फ बाय यूजर, जिसको नाम दिया गया। वक्फ बाय यूजर क्या है?
वक्फ बाय यूजर ये था कि आपको जो सरकार को ये तय करना था कि आखिर कौन कौन सी संपत्तियां जो है जिनको लेकर के विवाद हो सकता है। उदाहरण ये दिया गया कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी ने कोई संपत्ति आज से 100 साल पहले दान की थी वक्फ को, और उसका आज की तारीख में दस्तावेज नहीं है, तो क्या वो सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेगी या उस पर जो नया केस शुरू हो जाएगा? तो यहां पर सूत्रों के मुताबिक इस बिल में जो सरकार ला रही है कल, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सिर्फ उन्हीं संपत्तियों को लेकर के सवाल खड़े किए जा सकते हैं जो कि विवादों में पहले रही हो। यानी कि जिस दिन से ये नया कानून बनेगा, वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद में जब वो कानून की शक्ल लेगा, तो बाकी सभी संपत्तियां जो कि वक्फ के अधीन थी वो उसी तरीके से रहेंगी उन संपत्तियों को छोड़ करके जो पहले विवादों में रही हैं। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर के लगातार तमाम जो सहयोगी दल भी और विपक्षी दल भी सवाल खड़े कर रहे थे। इसका मतलब ये हो गया आसान शब्दों में कि रेट्रोस्पेक्टिव ये नहीं रहेगा और प्रोस्पेक्टिव यानी कि भविष्य में इस तरीके का अगर कुछ मामला आता है तो वो जरूर सवालों के घेरे में आ सकता है। यानी अब वक्फ की जो संपत्ति है वो तब तक जो है उस पर जो सवाल खड़े नहीं होंगे अगर उस पर पहले से कोई विवाद नहीं चल रहा था। पहले से ही हजारों विवाद वक्फ की संपत्ति को लेकर चल रहे हैं, तो यानी कि उसको यथास्थिति कायम रखते हुए सरकार आगे बढ़ना चाहती है। और यहाँ पर विरोधी दल खासतौर से सहयोगी दलों पर ज्यादा निगाहें हैं क्योंकि उनका अपना मुस्लिम वोट बैंक भी है। इसी वजह से क्या ये बीच की राह निकालने की कोशिश सरकार की ओर से की गई है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए अंकित बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त स्टूडियो में दो खास मेहमान देख रहे हैं आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार भाटी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। शादाब शम्स जी आप अध्यक्ष हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की, आपकी ओर से बहुत सारी सलाह दी गई, उसके बारे में भी हम जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहज़ा इल्मी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ चुके हैं। मलूक नागर जी आप महासचिव हैं आरएलडी के, हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस पठान जी प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शाहज़ा जी आपसे ही शुरुआत कर लेती हूँ। ये जो बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश की गई है सरकार की ओर से और पहले ही जानकारी दी गई, अभी जबकि बिल कल दोपहर 12 बजे पेश किया जाना है उसके ठीक पहले, आपको लग रहा है कि इससे सहयोगी दल जो हैं और विरोधी दल दोनों को मनाने में कामयाबी मिलेगी बीजेपी को? जी चित्रा जी नमस्कार और आदाब आपको भी और पैनल पे जो भी लोग मौजूद हैं इस वक्त और सारे दर्शकों को भी। मुझे लगता है वाकई में बहुत ही अच्छी बात है और खुशी की बात है कि टीडीपी ने भी और बाकायदा नीतीश जी ने भी और जेडीयू ने भी बाकायदा अपने सुझावों के साथ इस बात की तस्दीक की है कि जो संशोधन दिए गए हैं उसके साथ जो उन्होंने 3 शर्तें दोनों की तरफ से आई हैं, अगर उसके साथ इस बिल को पास किया जाए तो वो किसी के लिए भी नामंजूर नहीं होगी वो बात। और उससे वाकई में मुसलमानों के लिए और खासतौर से वक्फ के मुताल्लिक जो पहले के लिटिगेशन के जरिए मामले जुड़े हैं या जो विवादित संपत्तियां रही हैं उसको ही लेकर मामला आगे बढ़ाया जाएगा। और किसी भी तरह से कोई भी दरगाह, कोई भी मस्जिद, कोई भी इमाम बाड़ा किसी से छीना नहीं जाएगा। तो अगर कोई इसको लेकर गलत प्रचार है तो उन्होंने इस गलत प्रचार को भी पूरी तरह खंडित कर दिया है। अपनी तरफ से उनको जो लगता है सही 3 शर्तों के साथ उन्होंने बाकायदा इसमें तस्दीक की है और सरकार के साथ जाने का मन बनाया है। मुझे लगता है बहुत ही अच्छी बात है, खास तौर से हमारे गरीब मुसलमान भाइयों बहनों के लिए जो वाकई में वक्फ की इतनी प्रॉपर्टीज होने के बावजूद। ठीक है, अब क्या विरोधी दल मान जाएंगे, सहयोगी दल साथ निभाएंगे? अखिलेश प्रताप सिंह जी देखिए, आप लोगों को संतुष्ट करने के लिए सरकार ने पूरा इंतजाम कर लिया है। 2025 के पहले की जितनी भी प्रॉपर्टी थी जो विवादों में नहीं है वो एज इट इज बनी रहेगी, उस पर कोई हमला नहीं होगा। तो क्या ये माना जा सकता है कि विरोधी दल अब समर्थन करेंगे सरकार का सदन के भीतर? देखिए, जब जेपीसी बनी थी उसी समय बहुत से आपत्तियां दर्ज कराई गई थी सारे लोगों ने मिलकर के, और जेपीसी इसीलिए बनती है कि एक कंसेंसस बन जाए, सर्वानुमति बन जाए। लेकिन इस सरकार की नीयत यहाँ ठीक नहीं थी, उसने जेपीसी के सुझावों को भी नहीं माना, पार्लियामेंट में जब रखा तो भी आधा अधूरा रखा, उसके बाद जब दबाव बना तो फिर अगला पार्ट रखा। तो अब जो लोग, वो चाहे मीडिया के हों या जो पॉलिटिकल लोग हों, ये चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं या ये देखना चाहते हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी के या बीजेपी कुछ भी करती हो और सब लोग उसके दरबारी बन करके हाँ में हाँ मिलाते रहे और विपक्ष भी ये करे, तो ये संभव नहीं है। जो भी राष्ट्र हित में
समाज हित में नहीं होगा उसकी आवाज़ तो उठाई जाएगी। और यही कारण है कि ये आज जो बिल ला रहे हैं इसमें इसको फिर से भेजिए जेपीसी को। हाँ। क्योंकि आपने सर्वानुमति नहीं बनाई, आप एक तरफा करके आप ला दिए हैं और जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। और जो 2-3 दल इनके हैं, चाहे वो नायडू साहब हो या बिहार में 2 लोग हैं, पासवान जी हो, नीतीश कुमार जी हो, इनकी भी कलई का खुलासा होगा कि ये क्या हैं। ये जो चेहरे नकाब पे नकाब लगाए हैं उनकी भी परीक्षा की घड़ी कल है। आप परिवर्तन करिए, हर विपक्ष चाहता है कि इसमें सुधार लाइए, लेकिन सुधार लोकतांत्रिक तरीके से उसके अपने चरित्र स्वभाव को बना के रख के करना है। ठीक है, ये नहीं कि आपका जो फार्मूला है बीजेपी और आरएसएस का कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं न रहे, एक तांत्रिक व्यवस्था पूरे देश में लागू करो। चाहे वो जो विभाग हो, जो संवैधानिक संस्थाएं हो, जो भी व्यवस्थाएं हैं लोकतांत्रिक, उस सब पे एक तंत्र व्यवस्था बनाने का जो प्रयास चल रहा है, काफी कुछ पे बना रखा है बीजेपी ने। उसी क्रम में ये वक्फ बोर्ड बिल को भी ला करके वो एक तांत्रिक व्यवस्था अपना नियंत्रण करना चाहते हैं, ये स्वीकार्य नहीं जो लोग इसके पक्ष में है वो इसका जवाब देंगे। अब मैं आ जाती हूँ राजकुमार भाटी जी सीधे आपके पास। अब तो तब्दीली कर दी गई ना, बार बार ये डर दिखाया जा रहा था कि भाई प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाना चाहती है सरकार, दुनिया भर की बातें कह गई, लेकिन अब तो कह दिया गया है कि 25 के पहले वाली प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, वो एज इट इज बनी रहेगी। अब तो संतुष्ट हैं आप लोग या अभी भी? नहीं, संतोष लायक कोई बात है नहीं, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड के जो मूल चरित्र है उसमें ही ये फेरबदल कर रहे हैं। जो ये नए अमेंडमेंट अगर लागू होंगे तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों का बहुमत हो जाएगा, नंबर 1। दूसरे, डीएम को ढेर सारी पावर मिल जाएंगी, उसे बहुत ज़्यादा पावर मिल जाएंगी। तीसरी बात जो आपने अभी बताया कि जेडीयू और टीडीपी के सुझाव पे ये मान रही है सरकार, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं आपको एक तथ्य बताऊं कि जब जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का दौरा किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे मिले, योगी आदित्यनाथ जी। उन्होंने 2 बातें, बहुत सारी बातें उन्हें बताई और लिख के भी दिया। उनमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, चित्रा जी, शायद आपकी नज़र पड़ी होंगी। एक तो उन्होंने कहा कि हमने 14,000 हेक्टेयर जमीन का सर्वे कराया, जिसमें से 13,000 हेक्टेयर जमीन सरकारी मिली। तो ये तो सारी विवादास्पद कर दी उन्होंने। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम केवल उस वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ की मानेंगे जो 1359 फसली में खतौनी में दर्ज होगी। 1359 फसली कौन सा साल है? 1952, यानी 1952 की खतौनी को योगी जी मानेंगे। उसके बाद की तो सारी विवादास्पद हो गई। तो ये कहने से समस्या का हल नहीं होता कि जो वक्फ के पास प्रॉपर्टी है उनमें केवल जो विवादास्पद है उन पर ही चर्चा करेंगे। अगर योगी जी की उस पर चला जाएगा, योगी जी के आदर्श पे, तो सारी प्रॉपर्टी विवादास्पद हो जाएगी। आदर्श मानते रहे, लेकिन यहाँ तो संसद से पास होगा ना। अब योगी जी के अकेले चाह लेने से तो नहीं होगा राजकुमार भाटी जी। आप योगी जी वाला डर क्यों दिखा रहे हैं? यहाँ तो संसद पास करने जा रही है ना। डर चित्रा जी इसलिए दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने 18 घंटे मेहनत करके इस देश में एक ऐसा वर्ग तैयार किया है जो मुसलमानों को परेशान होते हुए देख के, दुखी देखते हुए बहुत खुश होता है। चाहे उसे रोजगार मिलो मत मिलो, शिक्षा मिलो मत मिलो, उनके बच्चों की भलाई हो मत हो, अब्दुल टाइट होना चाहिए, मुसलमान परेशान होना चाहिए। और ये बिल केवल मुसलमान को परेशान करने के लिए और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए लाया जा रहा है, और इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। अगर इन्हें वक्फ की प्रॉपर्टी की चिंता है तो वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे हुए पड़े हैं, उन्हें हटवाइए पहले। तो ये केवल इनकी प्रॉपर्टी अभी और है। रेलवे और सेना की बात तो सबसे ज्यादा जमीन आप कह रहे हैं अभी उसकी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। को अयोध्या में सेना की प्रॉपर्टी बीजेपी सरकार ने उद्योगपतियों को दे दी। इसी तरह ये वक्फ की प्रॉपर्टी भी उद्योगपतियों को दे देंगे। आज इस देश में सबसे ज्यादा जो महंगी हो रही है वो जमीनें हो रही हैं। सबसे ज्यादा कमी जमीनों की है। हर जगह महानगर बस रहे हैं, हर जगह कॉलोनियां बस रही हैं। व्यवसायियों को जमीनें चाहिए, जमीनें सरकार के पास है नहीं। सर यही तो आपने बात कही ना कि जमीनों की वजह से मतलब पैसे कितने ज्यादा उसके बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और कितना फायदा होगा जिसके भी पास जमीन है। अब जरा मैं एक आंकड़ा देते हुए शादाब शम्स जी आपके पास आऊंगी। मेरे पास ये ताजा आंकड़ा है, वक्फ की संपत्ति कैसे बढ़ती हुई चली गई है बीते 5 सालों में, लेकिन आमदनी कैसे घट गई है। 2019 में संपत्ति थी 5.78 लाख करोड़ और अब थी और आमदनी थी 151 करोड़, यानी कि सबसे ज्यादा। उसके बाद 2024 में जो संपत्ति है 8.7 लाख और आमदनी है 1.3 करोड़।
आमदनी में 99% की कमी की गई है, तो क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? आपकी प्रॉपर्टी इतनी 99% बढ़ती हुई चली जाए और आपकी आमदनी 2019 के मुकाबले भी और कम होती हुई चली जाए, तो क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं है? सवाल का जवाब आप दीजिएगा। शादाब शम्सी, तमाम विरोधी दलों की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं, आप चूंकि अध्यक्ष हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, आप समझाइए कैसे फायदा होगा इससे मुसलमानों का? देखिए, सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड लूट के अड्डे बने हुए थे, और सबसे बड़ी लूट वक्फ में मतलब अगर कोई वक्फ की बात करता है तो मुझे भी 2 साल हो गए हैं इस वक्फ बोर्ड को समझते हुए, ये ईमानदारी से लूट के अड्डे बने और यहाँ पर मुतवल्ली मिलकर लूटते हैं दबा के। और मैं तो ये कहा, मैंने तो निवेदन भी किया माननीय किरण रिजिजू जी से कि देश की आज़ादी से अब तक अगर मुसलमान जो कह रहे हैं ये तथाकथित सेक्युलर पार्टियों के जो ठेकेदार बनते हैं ईमानदारी पे आना चाहे तो कहिए देश की आज़ादी से लेके आज तक चलो सबकी CBI जांच कराते हैं। जो वक्फ संपत्तियों में लूट हुई है वो वापस मिलनी चाहिए ना गरीबों को, वो वक्फ को वापस मिलनी चाहिए ना। आखिर उन संपत्तियों पे बैठा कौन है? अगर आप मेरे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर अकबर अहमद डंपी, कांग्रेस संजय गांधी जी के साथी, पूर्व सांसद, 200 बीघा जमीन पे रामगढ़ नैनीताल में रिसोर्ट बनाया हुआ है। ये है वक्फ के लिए, ये किया आपने। दूसरे सईदुज्जमा मुजफ्फरनगर से कांग्रेस के सांसद रहे, कलियर के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया जिसके ऊपर बहुत शानदार बंगलो बना हुआ है, उसके ऊपर इंक्रोचमेंट, उनका धारा 54 का नोटिस दिया हमने खाली करने के लिए, खाली नहीं कर रहे हैं। तीसरे, बता दीजिए ये जितना भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये जितने भी लोग चिल्ला रहे हैं, आपकी नजरों में मुसलमान होंगे, मेरी नजरों में मुसलमान नहीं है। ये सारे के सारे जो विरोध कर रहे हैं मुसलमान नहीं है चित्रा जी, ये सारे के सारे पॉलिटिकल मुसलमान हैं। ये लोग अपनी सत्ता तक पहुंचने के लिए राजनीतिक ड्रामेबाजी कर रहे हैं। वारिस पठान को बोल रहे हैं आप? जी नहीं, मैं सबको बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं ये सारे के सारे राजनीतिक मातम कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि क्या असदुद्दीन ओवैसी बेनिफिशियरी नहीं है वक्फ के? क्या जो ये जमीयतुल उलमा हिंद है, ये कैसे हैं? बताइए, कमाल की बात है। बट इनके पास जो इनकी ये संपत्ति है जिसके ऊपर ये सारी ABCD चला रही है, मेरे पास पूरी डिटेल्स में लेके आया हूं। पूरी संपत्ति भी निकाल के पूरा मजा तभी आएगा। ये जो डेक्कन कॉलेज है, जो ये इनकी पूरी डिटेल्स मेरे पास पूरा शजरा पड़ा है इनका। और मैं इसलिए कहने आया हूं, दारुसलाम पूछिए, ये हमारे पठान साहब बता देंगे। ये दारुसलाम किसकी प्रॉपर्टी है? पठान साहब ये बता दीजिए, ये किसकी प्रॉपर्टी है? पर्सनल प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है? इसका डिक्लेरेशन भी नहीं आया। नहीं, उनकी अपनी संपत्ति का क्या लेना देना है वक्फ बोर्ड से या वक्फ की प्रॉपर्टी से? मैं यही कह रहा हूं, कहां से आ रहा है ये प्रॉपर्टी? ये किसकी है? जिसके ऊपर आपके मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं, जिसके ऊपर डेक्कन ट्रस्ट चल रहा है, जिसके ऊपर ये आपने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये बताना तो पड़ेगा ना। ये जो ITO के ऊपर बड़ा ऑफिस बना हुआ है, ये जो मैरियट होटल वहां पे बना हुआ है हैदराबाद के अंदर, जो ओबराय होटल दिल्ली में बना, किसने दिया लीज? मुतवल्ली कौन थे? क्या सवाल नहीं है? गरीब मुसलमान के हाथ में भीख का कटोरा, उसके पास इतने पैसे नहीं है अपनी रेडी के ऊपर सब्जी लगा सके, और यहां अरबों खरबों की जमीन लेके बैठे। भैया मेरे पास भी जमीन होती तो मैं भी मातम कर रहा होता, मैं भी विरोध में होता। विरोध में वो मुसलमान हैं जो वक्फ का, जो गरीबों का हक लूट के बैठे और आज अपने आप को हमदर्द बता रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, बताइए 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल, बताइए 75 साल में क्या? बोलिए वारिस पठान जी, उन्होंने बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगाए हैं और वो कह रहे हैं राजनीतिक तौर पर जो जुड़े हुए मुसलमान हैं वही ज्यादा विरोध कर रहे हैं और वही लोगों को उकसा भी रहे हैं। चित्रा जी, सबसे पहले वी आउटराइटली रिजेक्ट द वक्फ अमेंडमेंट बिल। ये काला कानून है, हम उसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। यह संवैधानिक बिल है, ये वायलेशन है आर्टिकल 14, 25, 24, 26 का। अब इन्होंने कहा कि खाली जो पॉलिटिशियन मुसलमान है वो लोग इसका ये कर रहे हैं विरोध। तो सुनिए सर, आप शायद पढ़ते नहीं हैं, हम पढ़ लिख के आते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक वेबसाइट निकाली थी जिनमें उन्होंने कहा था कि जिसको आपत्ति है इस बिल से वो अपना ऑब्जेक्शन दायर करे। और यकीन मानिए करोड़ों लोगों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन दायर किया है कि ये बिल असंवैधानिक है, हमको इसको रिजेक्ट। देखिए, बीजेपी की नीयत में ही खोट है चित्रा जी। बीजेपी की नीयत साफ नहीं, उनकी नीयत है कि हमारे वक्फ की जो ज़मीन है जिस पे हमारे बेवाओं का, मजलूमों का अधिकार है वो छीन ले। बीजेपी की नीयत है कि हमारे कब्रस्तान, हमारे मस्जिद, हमारे जो यतीम खाने हैं, इन तमाम को अपने कब्जे में ले लें। अभी आप मुझे बताइए, इसके अंदर 44 अमेंडमेंट है, इन्होंने तो पढ़ा नहीं होगा, हम तो पढ़ के बैठे हुए हैं। उसमें साफ तौर से बताता है कि वक्फ बोर्ड में अंदर 2 नॉन मुस्लिम आएंगे। क्यों भाई, कोई हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में आप मुसलमान को रखेंगे क्या?
आप नहीं रखेंगे। फिर आपने स्पेशल पावर दे दिया एसडीएम को, कलेक्टर को। ये कौन सा एसडीएम और कलेक्टर? ये भाटी जी आपके लिए चिल्ला रहे हैं, ये आपा पीट रहे हैं, आप कह रहे हैं आपको गैर मुस्लिम पे यकीन नहीं है। संजय सिंह जी वहां चिल्ला रहे हैं, आपको कह रहे हैं आप गैर मुस्लिम पे भरोसा नहीं है। उनकी बात पूरी हो जाए एक बार। अब राजकुमार भाटी और संजय जी जैसे लोग तो आप ही आम आदमी पार्टी, ये लोग कौन है? हिंदू धर्म को ही तो ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। अगर इस तरह के कुछ लोगों की एंट्री हो जाती है तो क्या दिक्कत है? बोलिए अपनी बात पूरी करें। चित्रा जी उनसे पूछिए क्या क्या संजय सिंह को काबिल एतबार नहीं है? उस तरह से तो अखिलेश यादव, हाँ उनकी बात एक बार अभी पहले टिप्पणी है, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए सभी की, प्लीज आराम से। मलूक नागर जी भी इंतजार कर रहे हैं। शुरू में ओपनिंग रिमार्क सबका हो जाए, उसके बाद हम डिबेट में इस तरह से क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, प्लीज। ठीक है शाहजी जी, प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए, एक बार उनकी बात हो जाए। आवाज बहुत भारी है। ठीक है बोलिए वारिस जी, अपनी बात पूरी करें। सबका आवाज बंद करिए चित्रा जी, सबका आवाज बंद करिए। अपने मुंह में जबान है, बहुत भारी है, अपना आवाज इन सबसे बहुत भारी आवाज है। अच्छा सुनिए, अभी आपने बीच में रोका, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर बोलूंगा। यह संवैधानिक बिल है। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में आप किसी मुसलमान को डालेंगे नहीं डालेंगे। फिर आप हमारे बोर्डों में क्यों डालना चाहते हो? कौन सा कलेक्टर एसडीएम इनके खिलाफ अलग बात करेगा? फिर आपने जो वक्फ बाय यूजर था उसको यहाँ से आप क्या करेंगे उसका? फिर आपने जो लिमिटेशन का एक्ट था वो यहाँ है, इनके यहाँ पे नहीं लगाया आपने। तो बहुत सारी असंवैधानिक चीजें इसके अंदर है जो साफ दर्शाता है कि वक्फ का इन लोग सपोर्ट करने के लिए, वक्फ की जमीन बचाने के लिए बीजेपी ये बिल नहीं ला रहा है। बीजेपी ला रहा है काला कानून वक्फ की जमीन को हड़प करने के लिए। और अभी जो इतने सारे लोग ने, और हम बोल देता हूँ चित्रा जी आपके चैनल पे भी, हम 1 इंच भी हमारे वक्फ की जमीन किसी को हड़प करने नहीं देंगे। ये हमारे मजलूमों का अधिकार है, ये अल्लाह की अमानत है, ये हमारे लोगों ने चैरिटी के नाम संसद से पास हो जाएगा तो क्या करेंगे? एक ही सांसद है वारिस पठान आपके, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो क्या करेंगे? प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लोकतंत्र तो आंकड़ों से चलता है ना। आप टीवी पर बैठकर बोलते रहिए। अब संसद से अगर पास हो जाएगा, उनके पास आंकड़ों की तो कमी दिखाई नहीं देती है मौजूदा वक्त में। आप लोगों ने टीडीपी और जेडीयू को लेकर तमाम तरह की बातें कही, लेकिन उन लोगों ने भी सरकार को समर्थन की बात कह दी है। सुनिए चित्रा जी, बोलिए से रास्ते पर उतरेंगे। अच्छा बोले, टीवी से रास्ते पर भी उतरेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रोटेस्ट चालू कर दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, संवैधानिक तौर से हमारा प्रोटेस्ट करेंगे। अभी पिछली जुम्मा को हमने सबने हाथ में काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ी, करोड़ों लोगों ने अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया। संवैधानिक तौर से पूरे देश के अंदर इसके काले कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा जब तक मोदी सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती। बात नंबर 2 इंपॉर्टेंट ये भी है कि बिल पास होने में दिक्कत भी है, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है। अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान ने इस बिल का समर्थन किया तो यकीन मानिए देश का मुसलमान इनको जिंदगी भर माफ नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह की अमानत है, इसमें कोई खयानत नहीं कर सकता। और ये जो कुछ लोग बैठ के वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं ना, हमारे वालों में से भी, मैं इनको बोलना चाहूंगा बीजेपी तुमको कुछ नहीं देगा, लॉलीपॉप के सिवा समझ लो अल्लाह की अमानत है, इसमें खयानत नहीं करना। नीचे भी हिसाब किताब देना पड़ेगा, ऊपर भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। गैर कानूनी तरीके से जमीनों पर जिन लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है, अल्लाह इस बात की इजाजत देंगे क्या? अरे वारिस पठान साहब आप सुन लीजिए, मुझे लग रहा है ना मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। अल्लाह की अमानत कैसे हो सकती है? मंदिर की कोई जमीन 1500 साल पुराना मंदिर, उस पर वक्फ बोर्ड की ओर से दावा किया गया है कि यह हमारी जमीन है। 1500 साल, आराम से सर, आराम से। हाँ ठीक है, इतना ताव नहीं। देखिए तमिलनाडु के त्रिची जिले का थिरुवरई वक्फ की संपत्ति, आप मेरी बात तो सुने। आप कह रहे हैं अल्लाह की जमीन है, जो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं वो कैसे होगा? जो कब्जा करके बैठे हुए वो कैसे होगा? जो कब्जा की हुई जमीन है, आप मेरा सवाल तो सुनिए। देखिए ये तमिलनाडु का त्रिची जिले का एक गांव है। बोर्ड ने कहा है इस गांव की पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की है, जबकि उस गांव में सिर्फ 22 मुस्लिम परिवार हैं। हिंदू आबादी 95% है। सुनना तो पड़ेगा ना सर, अब मेरी आवाज कैसे दबाएंगे सर आप? यहाँ का रिमोट तो मेरे पास है। वारिस पठान जी सवाल सुन लीजिए, यहाँ का रिमोट नहीं दबा सकते। नहीं, आपकी आवाज नहीं दबा रही। आप ही ने कहा ना कि सबकी आवाज दबा दीजिए। आप ही ने ये सलाह दी थी कि सबकी आवाज दबा दीजिए, तो आप ही ने वो ताकत मुझे दी है। उसी तरह से देश की जनता ने वो ताकत दी है सरकार को कि जो भी फैसले हो देश हित में वो करे। ठीक है, मेरा उदाहरण सुन लीजिए, उसके बाद में आ रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। बोर्ड ने कहा कि वो जो गांव है वो पूरी की पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की है। 22 मुस्लिम परिवार वहां पर रहते हैं, 95% हिंदू आबादी है तमिलनाडु के इस गांव की, और वहां पर एक मंदिर है।
जो 1500 वर्ष पुराना है। गांव के लोग कह रहे हैं दुनिया में तब इस्लाम आया नहीं था, उसके पहले से वो मंदिर है। तमिलनाडु का यह मामला वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों और दुरुपयोग को क्या प्रदर्शित नहीं करता है? और ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है, ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। लेकिन शादाब जी, चूंकि उन्होंने आप पर सवाल उठाए हैं, आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। मैं वारिस भाई, वो कह रहे हैं कि बीजेपी, मतलब कुछ शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया कि उनका राग गा रहे हैं आप लोग। मैं वारिस भाई से दो बातें कहूंगा। ये बातें करना बहुत अच्छा लगता है कि खुदा से डरो। मैं यही तो कह रहा था आपको, आप भी अल्लाह से डरो। क्या मतलब आपके पास, सुनिए ना, दे रहा हूं ना, दम रखो ना सुनने का। वारिस भाई दम रखो सुनने का। ये गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, ये हैदराबाद नहीं है, हैदराबाद नहीं है ये। सुन लीजिए ना, हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ सामने जिनके के सचमुच का खुदा कुछ भी नहीं। ये खुदा बनने की कोशिश मत कीजिए। सुनिए ना, इधर थोड़ा सा सुनने का दम है, सच सुनने का दम है कि नहीं है? भागेंगे क्या? सच से भागेंगे क्या? सच सुनने का दम नहीं है। इतना बड़ा कलेजा की बात करते हैं, सच सुनने का दम नहीं है क्या? सच सुनने का दम है तो बता दीजिए। ये मस्जिद, इसको सेक्रीफाइस किया गया, इसको सेक्रीफाइस किया गया आपके यहाँ। एक आवाज क्यों नहीं आई वैसी साहब की? अपने फायदे के लिए मस्जिदों की कुर्बानी देते हो। हैदराबाद बोलना, ये क्या डिफॉर्मेशन का केस? किसे डरा रहे हो डिफॉर्मेशन के केस से? मैं ये बोल रहा हूँ, एक आवाज नहीं आई MIM की। मस्जिद शहीद हो गई हैदराबाद के अंदर। अरे किसको डराते हो? तुम्हें भेजूंगा जेल। किसको धमका रहे हो आप? ये धमकी है, धमकी से चलेगा क्या देश? ये धमकी से नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है, भारत निस्तर। समझ लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। ये गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, लोकतंत्र से चलेगा देश, गुंडागिर्दी से नहीं चलेगा। तुम्हारी अपनी गुंडागिर्दी अपने पास संभाल के रखिए, संविधान से चलेगा। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब ले लीजिए। चलेगी, जवाब ले लीजिए। इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? चित्रा जी, आप क्या पाकिस्तान से डिबेट करा रहे हैं? आपने बोला, हमने सुना ना आपको। मैं तो इंडिया में बैठ के डिबेट का दम भी तो रखिए। पाकिस्तान याद आ रहा तो भेज दो। दोनों हमारे ही लोग हैं, दोनों लोग। देखिए, आप दोनों मुस्लिमों की आवाज हैं। वो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इस वजह से उनसे सवाल है। और वारिस पठान जी, आप एक बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से दोनों ही हिंदुस्तानी हैं। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं जिसका जवाब मुझे लगता है कि आप दोनों से बेहतर कोई दे नहीं सकता। जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। कोई पाकिस्तान नहीं जाएगा, सब लोग यही रहेंगे। बोलिए मलूक नागर जी, उसके बाद में आ जाओ। चले जाओ, हो गया भाई, जाओ पाकिस्तान जाओ। ठीक है, पाकिस्तान भेजने का काम तो बीजेपी के नेता करते रहे। आप पाकिस्तान भेजने लगे? हमारी कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में, आप चले जाओ। अरे हम तो पसमानदा मुसलमान है सरकार, यहीं से बदले हैं। भारतीय मुसलमान है, यहीं से मजहब बदला है। हम पठान नहीं है जो बाहर से आए हो, हम पसमानदा मुसलमान है, यहीं पैदा हुए, इसी सरजमीन में दफन होंगे। हमें मत समझाइए, हमें मत समझाइए। हम कन्वर्टेड मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान है। मजहब बदला है, मजहब बदला है, DNA नहीं बदला। भारतीय मुसलमान है, इसलिए देश की बात करेंगे, अपनी संस्कृति की बात करेंगे, अपने संस्कार की बात करेंगे। मुद्दे पे आ जाइए, बहस का मुद्दा नहीं है। सुन लीजिए वारिस भाई, मजाक मत कीजिए। सुनिए, डायलॉग बाजी नहीं, फिल्म लाइन में चले जाइए। डायलॉग मारने हो तो पिक्चर लाइन में चले जाइए। यहाँ सुन लीजिए ना, सेंसिटिव विषय पे इशू पे डिस्कशन कर रहे हैं। अरे डायलॉग बाजी मत कीजिए ना, सुन लीजिए ना, सवाल पूछा उत्तर ले लीजिए। भाग रहे हैं आपको, इतना दम नहीं है, इतना कमजोर हो सकता है वारिस पठान कि जवाब से भाग जाए। सुन लीजिए ना, मैं ये कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छी बात, वारिस पठान की बात जबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते बेटा। सुन लीजिए ना, सामान्य में वारिस पठान की गुजारिश कर रहा हूं, सुन लीजिए। नहीं कर सकेंगे आपकी, मैं आवाज ज्यादा है, आप बोल रहे हो। सुन लीजिए ना, स्टूडियो में आवाज ज्यादा है, बोल रहे हो। सुन लीजिए, सरकार माफ नहीं करेगा, धोखेबाजी नहीं करना, अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा, इसलिए बता रहा हूं। एक लेवल पे ही रखा है, किसी की आवाज ज्यादा है कम नहीं जा रही है। ठीक है, एक दूसरे को लगातार आप लोग टोकते रहेंगे तो मुझे लग रहा है कि सही तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, नहीं, आराम से कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक बार मलूक नागर जी को लेकर आती हूँ, उसके बाद आप अपनी बात आगे रखिएगा। एक बार मलूक नागर जी को मैं लेकर आऊँ, महासचिव है RLD के, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलूक नागर जी, अब आप लोग भी कंफ्यूज होंगे, मुसलमानों का वोट भी चाहिए, वक्फ बोर्ड पर कहां जाएं? कोई फैसला लिया है RLD ने, नहीं लिया है? क्या है स्थिति अभी तक की नागर साहब? और विरोधी दल कह रहे हैं कि आप लोगों को माफ नहीं करेंगे मुसलमान अगर ये बिल पास हो गया तो। चित्रा जी, हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, ये देश सब देख रहा है।
देश के सामने अगर मुसलमानों के फेवर में, एक गरीब मुसलमानों के फेवर में कोई चीज आज सरकार लेके आती है और कुछ चुनिंदा व्हाट्सएप के शेर या टेलीविजन के शेर टेलीविजन पे बैठ के लड़ करके दिखाते हैं बहुत बड़े योद्धा हैं, और वो एक समाज में, एक देश में जहर घोलने का काम करते हैं, जिनकी वजह से तनाव बढ़ता है। इससे पहले करीब 2-3 साल पहले एक बिल आया था CAA, और उसमें जोड़ दिया था इन्होंने NRC साथ में। पूरे देश में हंगामे हुए, पूरे देश में झगड़े हुए, कई लोग इस दुनिया से चले गए, कई लोगों पे केस लगे, और वो कुछ नहीं था, केवल धोखा दिया, गलतफहमी करी कांग्रेस ने और कांग्रेस के साथियों ने। चित्रा जी, हम आपके टेलीविजन पर बैठकर कहते हैं अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई बात आती है तो हम साथ हैं मुसलमानों के, पर ये मुसलमानों के फेवर में है, गरीब मुसलमानों के फेवर में है। मैं मेरठ की बात बताता हूं, एक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उसमें एक 3-4 बहनें हैं एक परिवार में, उनके अब्बा जान की डेथ हो गई, और वहां के जो इंचार्ज था वक्फ बोर्ड का, उसने कहा कि पर्ची कटनी है, तुम्हारा नाम होना अकबर, और रुको, तुम्हारे घर में डेथ हुई है, अभी रुको, और पर्ची दूसरे की काट दी। उनके घर में उनके अब्बा जान नहीं रहे, पर्ची दूसरे की काट दी। और अगर उन सुधारों को लेकर के सरकार गरीब लोगों के हितों में कोई बिल लेके आती है, अगर सरकार उसमें पारदर्शिता लाती है और लेडीज को आगे लेकर के आती है, तो क्या ये तय करें कांग्रेस और उसके साथी, क्या ये लेडीज मुस्लिमों को, गैर मुस्लिमों को भी तो शामिल कर रहे हैं ना मलूक नागर जी आप लोग? क्या जरूरत है? वो कह रहे हैं मुसलमानों के बोर्ड में क्या जरूरत है दूसरे धर्म के लोगों को शामिल कराने का? अरे मैं चित्रा जी, मैं ये कह रहा हूं कि इसको पूरा तरीके से स्टडी करके ये लोग अपने हितों को अगर साइड में कर दें, अगर राजनीति को साइड में कर दें, अगर ये अपने चुनिंदा कुछ राजनीतिक लोग उसको साइड में कर दें, तो जो चीज मुसलमानों के हित में है, अगर संविधान के दायरे, संविधान से देश चलेगा, बार बार कहते हैं राहुल गांधी जी हाथ में संविधान लेके आते हैं, तो संविधान के दायरे में ला करके अगर देश में गरीब मुसलमानों के हित के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए, और अगर किसी मुसलमान लोगों की जमीन पे कोई गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके वक्फ बोर्ड का चढ़ा दिया और कानूनी रूप से उसका कोई झगड़ा चल रहा है और अदालत में मैटर है और वो गरीब परिवार है, अगर उनको मिलेगा तो या क्या गरीब मुसलमानों के ये खिलाफ में लाना चाहते हैं? ये क्या करना चाहते हैं? ये CAA बिल जो देश के हित में था, देश के लोगों के हित में था, जो बाहर लोग परेशान है अपने देश में आ जाए, उसको लाकर कितना बवाल करा NRC, जो कोई मतलब नहीं है, आया भी नहीं है, और उस पर लाके पूरे देश में क्या हालत करे। उसी तरह आज कांग्रेस और उसकी साथी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के पार्टनर देश में फिर गुमराह कर रहे हैं, देश में गुमराह करके ऐसी जगह देश को ले जाना चाहते हैं जहां नेता टेलीविजन पे बैठ के टेलीविजन को TRP मिल सकती है, इनको नेताओं को चौधराहट मिल सकती है, नेताओं को वाहवाही मिल सकती है, लेकिन ये देश में झगड़ा कराने की तरफ को लेकर के जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। ये बिल देश के मुसलमानों के हित में है, देश के गरीब लोगों के हित में है। बटोरने के लिए डिबेट नहीं होती है मलूक नागर साहब, टीवी पर डिबेट इसलिए होती है ताकि विरोधी दलों को जो बोलने का मौका आप संसद में नहीं देते हैं और इन लोगों की वो इच्छा रह जाती है, वो टीवी डिबेट में आकर पूरी हो जाती है। तो ये TRP बटोरने के लिए नहीं है, ये इसलिए भी है कि उनकी आवाज को भी मजबूती से देश के सामने रखा जा सके। नागर साहब, हाँ, एक बार उनकी बात हो जाए, मैं 2 लाइनें चित्रा जी, 8 घंटे संसद में बहस होगी जी, पूरा वो 12 घंटे मांग रहे हैं। हाँ चित्रा जी, एक लाइन में खत्म कर रहा हूं। 8 घंटे, हाँ, वो पूरी बहस होगी, देश के सामने सब पारदर्शी सामने आ जाएगा। ये देश की संसद में वहां कुछ रखेंगे नहीं। जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, वहां बोतल फोड़ के लोगों को झगड़ा करने के मूड में वहां रख नहीं रहे थे अपने सुझावों को। अब पार्लियामेंट चलेगी, आप देख लेना, इनमें पार्लियामेंट में बैठे दिखाई नहीं देंगे, ये वॉकआउट कर देंगे, ये बाहर चले जाएंगे, ये देश के हित में पार्लियामेंट में रखेंगे नहीं, ये संविधान से चलना चाहते ही नहीं है। आपको क्यों लग रहा है वॉकआउट कर देंगे? क्यों नहीं वो भाग लेंगे? केवल ये गुमराह करके देश को, मुझे
क्योंकि मैं लगातार संसद में बैठता था, इन्हें देखता था, कांग्रेस की कुर्सियां खाली पड़ी रहती थी। ये केवल गुमराह करने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, और जो देश हित और जनहित में भी लाते हैं उन पे भी ये गुमराह करने का काम करते हैं। मुझे लग रहा है इसका जवाब मैं अखिलेश जी से ले लेती हूँ, फिर राजकुमार भाटी जी, शाहज़ाद जी, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, बड़ी बात आपकी ओर से कही गई अखिलेश जी, वो आपके ऊपर बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जब भी बीजेपी सरकार देश के सुधार में कुछ महत्वपूर्ण बिल लेकर आती है तब तक आप लोग वॉकआउट कर ले जाते हैं, और कल भी इसी तरह की स्थिति क्या बन सकती है? इस तरह की खबरें तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में भी मौजूदा वक्त में देखने को मिल रही हैं। वहीं वक्फ बिल के समर्थन में केरल के पादरी भी आ गए हैं। उनका कहना है कि हमारी बहुत सारी जमीनों पर कब्जा करके रखा गया है, तो इस वजह से भी असमंजस की स्थिति है क्या कांग्रेस पार्टी के लिए? अखिलेश जी देखिए चित्रा जी, जिस प्रकार से आज चीख चीख के वक्फ बिल के पक्ष में जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे या संसद में या देश में, 3 कृषि काले कानूनों के पक्ष में भी इससे ज़्यादा चीख चीख के उसको सही बता रहे थे वो मीडिया वाले भाई भी, और हमारे जो साथ में हैं वो भी, जो इस बिल के साथ में हैं। और पूरी कैबिनेट उतर गई थी, पूरे देश में जा के बताया जा रहा था, पूरी सरकार, पूरी पार्टी, सब कुछ हो गया। और जिसको ये इतना अच्छा बता रहा था, एक दिन रात को अचानक वापस ले लिया। यही हाल है इनका। कई कानून इन्होंने, कई चीजें इन्होंने वापस ली। जो कृषि अध्यादेश को वापस खेती, ये जो भूमि अधिग्रहण कानून के लिए अध्यादेश लाया था, इसके अलावा लेटरल एंट्री के लाया था, वापस लिया, और इसी तरह से गुणगान करते थे। दूसरी बात, आपने बार बार कहा, या बीजेपी के लोगों ने बार बार कहा कि हमारे पास बहुमत है। बहुमत से सारे निर्णय नहीं होते हैं, लोकमत से, सर्वमत से निर्णय होते हैं लोकतंत्र में। अगर बहुमत से जाति करके कोई कानून जबरदस्ती आप बनाएंगे तो उसी को काला कानून कहते हैं, और उस काले कानून का विरोध होता है। लोकसभा है, आप मेजॉरिटी में, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपको गवर्नमेंट आपको चलाने को मिला है, आपकी जागीर नहीं हुआ है देश। आप 5 साल के लिए कस्टोडियन बने हैं बेहतर से चलाने के लिए। ये मत समझिए कि आपको जागीर नहीं है, सारी संपत्ति आपके नाम नहीं कर दी गई है, जमीन किसी की जागीर नहीं है। हाँ, तो वही बीच में प्लीज, एकदम जागीर नहीं है, इसको जागीर मत समझिए। आपको लोकतंत्र में विपक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उसकी भी आवाज को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उसकी, वो भी इसी देश के हित की, देश के लोगों के हित की ही बात करता है। लेकिन ये तानाशाही प्रवृत्ति की सरकार है, इसे नहीं करना है। ये जब जेपीसी में गई बात, वहां पे भी किस तरह से बात नहीं सुनते थे, शोर मचाते थे, झगड़े पे आमदा हो जाते थे। वहां से सर्वानुमति बन के क्यों नहीं आया? क्यों उन्हें करना नहीं था? उसके बाद जब पार्लियामेंट में रखा गया, जब पार्लियामेंट में रखा गया तो भी पार्लियामेंट में भी आधा अधूरा रखा गया। और अखिलेश जी, पहली बार आपने मीडिया पर आजकल अलग से कोर्स भी आप लोग कर रहे हैं, मुझे पता है। कांग्रेस के नेता जैसे ही आते हैं वैसे ही पहली लाइन इसी से शुरू करते, तो उस पर मैं नहीं जाती हुई। अखिलेश जी, आप बहुत वरिष्ठ भी हैं और इतने समझदार नेता भी हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे करना चाहूंगी, 3 तलाक को लेकर भी ना इस देश ने देखा था किस तरह से विरोध हो रहा था। क्या गलत अरे कुछ नहीं कोट किया, मैं तो डरती हूँ आप लोगों से। सर, आजकल मैं कांग्रेस के लोगों से बहुत डरती हूँ, मैं ज्यादा समझाने नहीं चाहूंगी। मैं बस आपको ये बता रही हूँ अखिलेश जी, संपत्ति की अगर मैं बात करूं, देखिए वक्फ की जो बढ़ती संपत्ति है, आपको पता होगा आप क्यों डरती हैं? हाँ, मैं डरती हूँ आप लोगों से, मुझे पता है। अरे भाई, अब उसके आगे की बात मैं तो स्वीकार कर रही हूँ भाई अखिलेश जी। सर, आप लोग बोलने नहीं देते ना मुझे, इसीलिए तो सुनिए आपने एक बात छेड़ी तो सुन लीजिए। हाँ। सरकारी संपत्ति है, सरकार के पास विभाग है, सरकार बैठी हुई है। हाँ। उसको देख रेख तो यही करती रही है। हाँ। उसी देख रेख में सब लोग कह रहे हैं कि आप सुधार लाइए। हाँ। लेकिन सुधार लाइए, ये कोई नहीं कह रहा है कि आप एकाधिकार रख लीजिए। आप हर संवैधानिक व्यवस्थाओं को सारे चेहरे मुसलमान होंगे, 2 चेहरों की एंट्री करवा रहे हैं गैर मुसलमान, तो कैसे हो गए? बाकी चेहरे तो वही होंगे ना सर। और सरकार में जो होता है अलग अलग, देखिए हर फैसला तो सरकार ही करती है, देश में हर फैसला सरकार करती है। हम जिस सड़क पर चलेंगे, हम जिस जगह जाएंगे, हर फैसला सरकार करती है। तो वक्फ बोर्ड को सरकार से बिल्कुल अलग रखा जाए, मैं उस पर नहीं जाती हूँ। मैं आपको बस वक्फ बोर्ड की जो बढ़ती संपत्ति है सर, वो आंकड़ा रखना बहुत जरूरी है। आप सुनिए ना अखिलेश जी, 2011 में 2.27 लाख संपत्ति थी, 2025 में वो 8.72 लाख हो गई है। 284% की बढ़ोतरी कहां होती है?
और ये तब हुआ है जब 2013 का कानून आप लोगों की ओर से लेकर आया गया था, जिसमें आप किसी भी संपत्ति पर दावा कर सकते हैं और उस पर कोई रोक टोक नहीं है। इस वजह से ये हुआ। मुझे लग रहा है कि आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। जल्दी से बताइए क्या है ये, फिर उसके बाद लेती हूं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा ये क्या है, 284% की संपत्ति कैसे बढ़ सकती है? 2.27 लाख 2011 में, 2025 में 8.72 लाख। एक सेकंड, मैं 1 सेकंड की बात कर रहा हूं। बोलिए सर, 1 सेकंड में बोल नहीं पाएंगे ना, ले लीजिए सर 40 सेकंड। गिना रही हैं कि इतने लाख, इतने, सुनिए सुनिए, अरे बोल दे, मैं एक आप गिना रही हैं कि इतनी लाख संपत्ति की बढ़ गई जी, जांच होनी चाहिए। हाँ, एकदम सही कह रही हैं। हाँ। अडानी की भी संपत्ति इतनी बड़ी है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। हमारे देश के एक उद्योगपति की भी संपत्ति इतनी बड़ी है, उसकी भी जांच की मांग करेंगी आप? कल ही झारखंड के मुख्यमंत्री ने मुस्कुराती हुई फोटो अडानी जी के साथ शेयर की है, इसी तरह से बड़ी है, उसकी भी जांच की मांग करेंगी आप? मुस्कुराती हुई तस्वीर झारखंड के सीएम की आई है, तो पहले भी जांच करेंगे। अपने और सहयोगियों का स्टैंड जान ले कि वास्तव में अडानी जी पर होना चाहिए जांच या नहीं होना चाहिए, और करा लेना। जल्दी से अभी इसी मुद्दे पर रहते हैं, अभी वक्त की संपत्ति पर रहते हैं। क्या अडानी की संपत्ति को आप वक्फ की संपत्ति से जोड़ सकते हैं? कहाँ की बात बोलते हैं कुत्तर? शादाब जी जैसे। हाँ सर, ठीक है, ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो सब सही है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। लॉजिक पे मैंने बात रखी, इसी को कुत्तर बोलते हैं। ठीक है सर, ओके, बोलिए जल्दी। चित्रा जी, पहले तो जो वारिस पठान ने कहा, मैं इसका जवाब दूंगा। इन्होंने बहुत अच्छी बात की, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ये वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ जो ये है, खाली क्या MIM के लोगों के लिए नहीं है। ये एक प्रॉपर्टी है मस्जिद सुल्तान बाग गुलाम दस्तगीर की, इस पे मैरियट होटल बना हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ, तो ये बकवास कर रहे हैं, साफ बात ये। अरे सुनते रहिए ना, भी आप परेशान होंगे, मुझे मालूम था। ये दूसरी मस्जिद है, 400 साल पुरानी मस्जिद है, कुतुब शाही मस्जिद हैदराबाद की। ये वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ क्यों नहीं हुई? इसको ढा दिया गया, क्यों इसके ऊपर भूमाफिया का कब्जा हो गया? मतलब अगर MIM के नेता कब्जा करें तो ठीक, और बाकी वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ औरों के लिए, आपके लिए छूट है। मैं भी आगे आ रहा हूँ, हैदराबाद मोती गली, ये मोती गली की मस्जिद है, आपको मंजूर है क्या? पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया मस्जिद को, भूमाफिया चला जाए, MIM के विधायक, क्या उनके भाई का कब्जा, ये है बलाल ब्रदर्स, बलाला ब्रदर्स, इनका कब्जा। तो आपके लिए कोई वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ नहीं है। अब आ जाइए दूसरी बात पे। अरे मुझे मालूम है आपके लिए तो बहुत चिट्ठा है मेरे पास, इनके पास टाइम कम है, मुझे मालूम है। नहीं तो मैं आपके पास पूरी ABCD आपका शिजरा लेके आया हूं। कभी 1-2 डिबेट कर लेंगे तो आपसे कैसे बढ़ गई, उसके बारे में कोई हिसाब नहीं करेगा। भाटी जी का जवाब दे दूं, के बारे में हो गया। भाटी जी का जवाब, भाटी जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। भाटी जी ने कहा गैर मुस्लिमों का बहुमत हो। अरे ट्रिब्यूनल के खिलाफ अगर भाटी जी ट्रिब्यूनल के खिलाफ आप रिवीजन फाइल कर सकते हो, किसने आपको रोका है? अरे रुक जाइए भाई, नॉन स्टॉप मत बोलिए। मैं कह रहा हूं भाटी जी का उत्तर। नहीं मैं बोलता हूं, आप कहा मैं बोलूंगा, भाटी जी का भी दे दो। पहला मैं बोलूंगा, जेपीसी पेटी करेंगे पूरी डिबेट को। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट भाटी जी ने कहा कि भाई 2 गैर मुस्लिम सदस्य हैं, कितने सारे गैर मुस्लिम सदस्य अगर वक्फ में आ जाएंगे अमेंडमेंट में, तो ये तो सारा गैर मुस्लिमों के पास चला जाएगा। बताइए, प्रॉब्लम होएगा ना। CWC का जो चेयरमैन होता है, सेंटर वक्फ अरे छीन लेगी मोदी सरकार, जो चेयरमैन होता है वो केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होता है। अब इसको मुसलमान कैसे बनाओगे? क्या करेंगे आप? बताइए कैसे बनाएंगे मोदी के पास? CWC का चेयरमैन तो वारिस पठान जी, क्या बात होती है मोदी के पास, मोदी के पास? अरे मोदी को जनता ने चुना है भाई, तीसरी बार। आप लोग जनता के बीच जाते हैं कई बार, उसके बावजूद आपकी स्थिति हो जाती है। हाँ, तो सर अच्छी बात है ना। हमारे पास 2 ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जो एक उसके गुण बता रहे हैं, जो एक उसके दोष बता रहे हैं। इसी वजह से तो चर्चा हो रही है ना। सिर्फ हम उसके दोष निकालते रहे और सरकार जो कर रही है वो बुराई है मुसलमानों के लिए, हमेशा इसी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मैं आपके पास फौरन आ रही हूँ राजकुमार भाटी जी, आप अभी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, TDP सूत्रों के मुताबिक वक्फ बिल को लेकर सरकार ने उनके सारे सुझाव मान लिए हैं। TDP ने वक्फ बाई यूजर और कलेक्टर के अधिकार को लेकर सुझाव दिए थे, सारे सुझाव मान लिए गए हैं। यानी कि JDU की ओर से जो सुझाव बताए गए थे और TDP ने भी कह दिया है कि हमारे सारे सुझाव मान लिए गए हैं। ये दोनों सुझाव जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे, यानी कि राजकुमार भाटी जी, आपकी जितनी ख्वाहिशें थी कि कल TDP के लोग और JDU के लोग विरोध करेंगे और वो सरकार की मुखालफत करते हुए आप लोगों के पक्ष में वोट करेंगे, देखिए क्या सरकार ने सारे सुझाव मान लिए, अब तो साथ खड़े हैं। राजकुमार भाटी जी, क्या सुझाव दिए और क्या माने तो देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमें चर्चा करनी थी वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट हो रहे हैं उन पर जी, और उस अमेंडमेंट से वक्फ बोर्ड का कैरेक्टर कैसे बदलेगा और उससे क्या नुकसान होंगे और मुसलमान उसको लेकर क्यों चिंतित हैं, इस बात पर चर्चा होनी थी। लेकिन जो पक्ष में बोलने वाले हैं, चाहे साजिया जी हों, चाहे मलूक जी हों और चाहे शादाब भाई हों,
इन तीनों ने बोला प्रॉपर्टी के बारे में कि विवादास्पद प्रॉपर्टी है, कब्जे हैं। भाई प्रॉपर्टी के कब्जे तो 11 साल से मोदी जी की सरकार है, क्यों नहीं उनके फैसले किए? कर सकते हैं आप। और मेरे पास 2 आंकड़े हैं प्रॉपर्टी पे, तो सादब भाई, प्रॉपर्टी पे तो पूरे देश में भाई भाई के मुकदमे चलते हैं, 50-50 साल मुकदमे चलते हैं। एक बात मुझे बताइए कि अगर मैं आपके तीनों आरोप सही मान लूं, आपने 3 लोगों के नाम लिए, साजिया जी बीच में आपके बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोला, तो मेरी बात सुन लें, फिर आप बोलना। अरे आप बीच में क्यों चिल्लाती हैं? तो मुझे मेरी बात कहने दें। मैं शाजिद जी आ रही हूं। 3 लोगों के आपने नाम लिए, मैंने मान लिया कि उन्होंने गलत किया, उनके अवैध कब्जे हैं, तो मुसलमान नहीं हटा सकते उन कब्जों को, हिंदुओं को देने पड़ेंगे अधिकार। और अगर मुस्लिम बोर्ड में हिंदू लाए जा रहे हैं तो हम तो ऐसा अच्छी बात मानेंगे, फिर हिंदू बोर्ड मुस्लिम भी होने चाहिए, फिर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हिंदू बोर्ड में आप मुस्लिम चाहते हैं, ले आइए। कौन से हिंदू बोर्ड में? कौन सा हिंदू बोर्ड है? कौन सा हिंदू बोर्ड है? मंदिरों की प्रबंधक कमेटी होती है, कौन सा हिंदू बोर्ड है जो सरकार चलाती है? कमेटी और मस्जिदों की कमेटी तो अलग हो गई ना। वक्फ बोर्ड को आप मंदिरों की कमेटी से कैसे जोड़ सकते हैं राजकुमार भाटी जी? और आपको पता है अधिकार क्या दिए गए हैं कि ये वाली जो सामने वाली जमीन है वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये हमारी है, तो भैया आप जिसकी प्रॉपर्टी है वो अपना बताता रहे कि नहीं नहीं ये जमीन मेरी है, और वो अपने आप को साबित करता रहे। इतने अधिकार होने चाहिए क्या? केवल 2 आंकड़े मेरे पास है, सादाब भाई को बताना चाहता हूँ। दिल्ली में जो टोटल मुकदमे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, उनमें 17% प्रॉपर्टी के मुकदमे हैं, जमीनों के, ठीक है। और बंबई में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं काम कर 42% प्रोजेक्ट विवादास्पद है, कोर्ट में मुकदमे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी पे मुकदमे चलते रहते हैं, क्या इन सबको खत्म कर दें? वक्फ की प्रॉपर्टी पे भी कई मुकदमे हैं, कई विवाद हैं। सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड में जो परिवर्तन किया जा रहा है, केवल 2 मेंबर की बात नहीं है, उसमें एक डीएम भी होगा, उसमें एमएलए एमपी भी होंगे, उसमें जो मुतवल्ली चुन के भेजते थे सदस्य, वो अब सदस्य चुन के नहीं भेजे जाएंगे, नॉमिनेट कराएगा डीएम के नॉमिनेट करेगा। बहुत सही बात, में बीजेपी आरएसएस का बहुमत हो जाएगा। बहुत सही। अब हमारी बीजेपी आरएसएस के लोग वक्फ चलाएंगे, उत्तर ले लीजिए, चाहे उसमें हिंदू होंगे या मुसलमान होंगे, सब बीजेपी आरएसएस के लोग होंगे, ठीक है। इसलिए देश का मुसलमान चिंतित है। अगर बीजेपी और आरएसएस के लोग होंगे, हजारों मामले जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ किए गए हैं शिकायत में, वो मुसलमानों की ओर से ही कराए गए हैं राजकुमार भाटी जी। हजारों मामले ऐसे हैं जिसमें यह दावा किया गया है कि वक्फ ने हमारी संपत्ति हड़प ली है। उसमें तो बीजेपी और आरएसएस नहीं है ना, उसमें तो मुस्लिम समुदाय ही है। सवाल मेरा सवाल ये तो है, उन विवादों को सुलझाने के लिए वक्फ बोर्ड का करैक्टर चेंज करने की क्या जरूरत है? और वक्फ बोर्ड की क्यों नहीं हम अगर आप कह रहे हैं कि जमीनों के विवाद न्यायालय में है, तो हर धर्म जाए ना न्यायालय का दरवाजा खटखटाए। इसमें भी कुछ क्लॉज लगाए गए हैं भाटी साहब, इसमें वक्फ बोर्ड की संपत्ति में ये क्लॉज है कि कुछ मामलों को लेकर सिर्फ आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, कुछ मामलों को लेकर, सारे मामले लेकर आप कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते हैं। क्या कोर्ट से भी ऊपर हो जाएगा वक्फ बोर्ड? ये स्थिति बनाकर रखी हुई है, और उसको अगर चेंज किया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? सवाल ये महत्वपूर्ण है कि बुखार का इलाज पैरासीटामोल से हो सकता है, उसमें पेट का ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है? वाह, क्या बात कही आपने। सवाल क्या पूछा, क्या बता रहे हैं आप? पेट का ऑपरेशन कौन करने जा रहा है? बुखार का ऑपरेशन करना चाहते हैं भाटी जी। बीमारी तो बुखार की है। 2013 में जब इतनी शक्तियां दी जा रही थी, उसकी कोई वजह नहीं थी। जल्दी से आपने कर दें इनकी बातों पर। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में हमने ऑलरेडी इस व्यवस्था को लागू किया है। हमारे यहाँ जो डीएम है वो उपायुक्त है वक्फ के, और अगर हम कोई प्रॉपर्टी हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए आती है तो हम डीएम, क्योंकि सर्वे के भी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके भी कमिश्नर होते हैं, वो डिप्यूटी कमिश्नर होते हैं, अगर हम उनके पास भेज दें कि भाई अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारी प्रॉपर्टी चेक करा लीजिए, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, और उसके बाद हम दर्ज कर ले, इसमें क्या दिक्कत है? आप कुछ बोलो ना, मैं ये पूछूं क्या दिक्कत दिखाएंगे, लिटिगेटेड प्रॉपर्टी दिखाएंगे, उसके ऊपर केस चलेगा, गवर्नमेंट बोलेगी हमारी संपत्ति है, कहां से लड़ेंगे आप? पहले उस पर भी तो जरा बताओ ना। मैं ये कह रहा हूं, बोले आप तो बताओ, ज्यादा कहां कर रहे हैं? आप गुमराह कर रहे हैं, कहीं भी नहीं कर रहे, यही बोल रहा हूँ। ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, सत्ता तक मुझे लगता नहीं रास्ता निकाल रहे हैं, गरीब मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उनकी लाशों पे राजनीति करना चाहते हैं, चाहते हैं कि देश अनस्टेबल हो जाए, देश जले, कोई कह रहा है बात बना देंगे, कोई कह रहा है आंदोलन के साथ देश जलाना चाहते हो। सत्ता तक पहुंचने के लिए गरीब मुसलमानों को दोहरा बना के इनके ऊपर खून की राजनीति करना चाहते हो, देश जलाना चाहते हो, यही सोच है।
ये बनता है। ठीक है, 2 लाइन में शाहज़ा जी, जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात आप पूरी कर ले। 2 लाइन में शाहज़ा जी को बोल लेंगे। शाहज़ा जी नहीं, बहुत गलत बात है चित्रा जी कि आपने मुझे बिल्कुल वक्त नहीं दिया। मैं भाजपा की नुमाइंदगी कर रही हूँ, मुझे लगता है मुझे आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी, सारे जो बैठे इनको हिंदुओं पे एतबार नहीं है तो क्यों मुसलमान एतबार करे अखिलेश यादव पर, तेजस्वी यादव पर, राहुल गांधी पर, अरविंद केजरीवाल पर? उसमें तो एतबार चाहते हैं, वो काबिले एतबार हो जाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सारे मौलाना डिक्लेयर करें उनके पास कितनी जमीन है, वक्फ में कितने वक्फ में बोर्ड पर उनका दबदबा है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये लोग गरीब मुसलमान, महिला मुसलमान और पसमंदा मुसलमान के खिलाफ बात कर रहे हैं। इतने ज्यादा पेटिशनर्स मुसलमान हैं, इनकी पोल क्योंकि खुल रही है। और शादाब भाई ने जिस तरह से एक आंकड़ों के साथ, एक एग्जाम्पल के साथ बताया है कि पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी है और ये चाहते नहीं कि गरीब मुसलमान का उत्थान हो। ये बड़ी बात शाहज़ा जी आपकी ओर से कही गई है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद। चर्चा यकीनन हर पक्ष की होनी चाहिए और इसी वजह से हर पक्ष की नुमाइंदगी भी आपने देख ली है। लेकिन मौजूदा वक्फ एक्ट की धारा 40 के मुताबिक वक्फ बोर्ड को यह तय करने का अधिकार है कि कोई खास संपत्ति वक्फ की है या फिर नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि यह उनकी संपत्ति है तो वो उस संपत्ति के स्वामी या ट्रस्ट को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है कि क्यों ना इस संपत्ति को वक्फ संपत्ति की तरह दर्ज कर लिया जाए। जरा सोचिए, आरोप लगते हैं कि धारा 40 के तहत मिली शक्ति का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी को हड़पने का काम लगातार किया गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैर मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पने का आरोप वक्फ बोर्ड पर लगता है, बल्कि बड़ी संख्या में मुसलमानों की भी यही शिकायत रही है। जो आंकड़े मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, गौर से देखिएगा। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के खिलाफ 40,951 केस में से 9,942 केस मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दायर किए हैं, यानी कि लगभग 45%। 25% है, 25% आंकड़ा है, माफ कीजिएगा। जब मुसलमानों के कल्याण की बात आती है तो अक्सर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है, लेकिन इसी सच्चर कमेटी ने 2006 में वक्फ बोर्ड में सुधार की बात भी कही थी। सच्चर कमेटी के मुताबिक जितनी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है उसके मुकाबले वक्फ बोर्ड की आमदनी बहुत कम है। ऐसा कैसे हो सकता है? कमेटी ने कहा था कि अगर सही ढंग से वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल होता तो हर साल 120 अरब रुपए की आमदनी होती, लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि सिर्फ 1 करोड़ की आमदनी हुई है। इसका साफ मतलब है कि वक्फ की संपत्ति के इस्तेमाल में गड़बड़ी है। इसीलिए वक्फ बोर्ड को मिले अधिकार और उसके कामकाज दोनों में सुधार की सख्त जरूरत है। एक और बात, इस बिल को लेकर लोगों को काफी गुमराह किया जा रहा है। जिस तरह सीए के समय यह झूठ फैलाया गया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, ठीक उसी तरह का झूठ वक्फ बिल को लेकर भी फैलाया जा रहा है कि इससे मुसलमानों की मस्जिद और दरगाह छिन जाएंगी। असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े नेता, जिम्मेदार नेता भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। वक्फ एक्ट में बदलाव संविधान के तहत किया जा रहा है, संविधान के दायरे में किया जा रहा है। इसका मकसद मस्जिद और दरगाह पर कब्जा करना कतई नहीं है। इसका मकसद है जमीन के मामले में पारदर्शिता लाना। अब कल 12 बजे से जब इस बिल को लेकर चर्चा की शुरुआत होगी तो पक्ष के साथ विपक्ष का क्या रुख रहता है, किस नेता की ओर से दमदार तरीके से अपनी बातें सदन के भीतर रखी जाती हैं, आगे क्या होगा, क्या आराम से इस बिल को सरकार पास करवा लेगी, लगातार हर एक जानकारी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।